आज ज्योतिराव फुले इनका जन्मदिन का कार्यक्रम है और जन्मदिन का जो कार्यक्रम है देश भर में मनाया जा रहा है। तो हम लोगों ने भी आज मानसे भवन में ज्योतिराव फुले का जन्मदिन मनाने का निर्णय किया। उसी के अंतर्गत आज का ये कार्यक्रम हो रहा है। इस कार्यक्रम के मौके पर ज्योतिराव फुले, उनका जीवन संघर्ष और उनका मिशन, इसके बारे में बहुत कुछ विस्तार से जानकारी गुरु जी के द्वारा आप लोगों को दी गई है। मैं आज के इस मौके पर ज्योतिराव फुले के जीवन संघर्ष और मिशन के बारे में जानकारी को रिपीट करने के बजाय खासतौर पर ईवीएम मशीन और उससे संबंधित विषयों पर कुछ बातें मैं करना चाहता हूँ। आज की 11 तारीख है और पहले चरण का चुनाव देश भर में लगभग 91 सीटों पर हो चुका है। तो इस संबंध में कुछ बातें बताया जाना जरूरी है, बोलना जरूरी है और इसलिए मैं कुछ बातें आप लोगों को बताना चाहता हूँ। साथियों, सबसे पहले ईवीएम मशीन 2004 को देश भर में लगाई लोकसभा। 2004 में लोकसभा का जब चुनाव हुआ तो सारे देश भर में इस मशीन को लगाया गया और ये पहली बार लगाया गया। वैसे इस मशीन को लाने का निर्णय जब इंदिरा गांधी इमरजेंसी के बाद, जनता पार्टी की सरकार आने के बाद और सरकार चले जाने के बाद जब दोबारा चुनाव हुआ था, उस चुनाव में इंदिरा गांधी दोबारा चुनाव जीत कर आई थी 81 में। उसके बाद 82 में इंदिरा गांधी ने ईवीएम मशीन को भारत में लाने का फैसला किया। 80 के दशक में यूरोप और अमेरिका में ईवीएम मशीन के बारे में फैसला हुआ था कि इससे चुनाव ट्रांसपेरेंट नहीं हो सकता और इसलिए इस मशीन को चुनाव में नहीं लगाया जा सकता। तो यूरोप और अमेरिका में अभी भी ईवीएम मशीन नहीं लगाया जाता है, बैलेट पेपर पर ही चुनाव होता है। 80 के दशक में ये निर्णय होने के बाद भी ईवीएम मशीन पर चुनाव नहीं होगा यूरोप और अमेरिका में। 82 में इंदिरा गांधी ने ईवीएम मशीन भारत में लाने का फैसला किया। और 82 में ईवीएम मशीन भारत में लाने के बाद 2004 में लोकसभा के चुनाव में 100% लोकसभा के चुनाव में ईवीएम मशीन लगाया, पहली बार लगाया। जब 2004 को ईवीएम मशीन लगाया गया तो कांग्रेस ने चुनाव जीता। 2003 में बीजेपी की सरकार थी और 2004 के लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस से चुनाव जीता।
उनकी सरकार बनी। फिर 2009 में कांग्रेस की सरकार बनी। जब 2009 में कांग्रेस की सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी ने लालकृष्ण आडवाणी को प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट घोषित किया था। तो बीजेपी और लालकृष्ण आडवाणी चुनाव हार गए। हारने के बाद में लालकृष्ण आडवाणी ने चंद्रबाबू नायडू ने और साउथ इंडिया के जीवीएल नरसिम्हा राव ने और डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने, इन सारे लोगों ने मिलकर ईवीएम मशीन में भ्रष्टाचार होता है, घोटाला होता है, ऐसा कहकर दिल्ली हाईकोर्ट में ईवीएम मशीन के विरोध में केस दायर किए। मगर दिल्ली हाईकोर्ट ने डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी की बात को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी की बात को रिजेक्ट किया। तो डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 को अपना जजमेंट दिया। दोनों की बातों को सुनने के बाद जब उन्होंने जजमेंट दिया तो पैरा नंबर 29 में, जजमेंट के पैरा नंबर 29 में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने, जस्टिस सदाशिव, उस समय चीफ जस्टिस थे, उन्होंने लिखा केवल ईवीएम मशीन के माध्यम से फ्री एंड फेयर चुनाव नहीं हो सकता। और ट्रांसपेरेंट चुनाव भी नहीं हो सकता। तो फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव के लिए पेपर ट्रेल मशीन लगाया जाना जरूरी है। पेपर ट्रेल मशीन लगाई गई तो ही फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव हो सकता है। ये आदेश सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 को दिया। उसके बाद पैरा नंबर 28 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, इन केस ऑफ डिस्प्यूट, विवाद की स्थिति में यदि कोई कैंडिडेट चुनाव हार जाता है, हारने के बाद वो रिजल्ट को अगर अमान्य करता है और वो रिजल्ट को मान्य करने से इनकार करता है, तो इनकार करने के बाद वो रिकाउंटिंग की मांग कर सकता है। तो रिकाउंटिंग की मांग करने के बाद पेपर ट्रेल मशीन से जो कागज निकलता है, कागजी मतपत्र निकलता है, उस मतपत्र की मैन्युअल काउंटिंग होनी चाहिए। यानी रिकाउंटिंग होना चाहिए और रिकाउंटिंग में मैन्युअल काउंटिंग होना चाहिए। ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने पैरा नंबर 28 में दिया। जब ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया 8 अक्टूबर 2013 को, तो 2014 में जैसे पिछले बार अप्रैल में चुनाव हुआ था, उसी तरह से इस साल भी
चुनाव हुआ, पहला चरण भी हो गया है और 16 मई को 2014 को रिजल्ट आया था। तो उस समय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ईवीएम मशीन को पेपर ट्रेल मशीन लगाया जाना चाहिए था, मगर सुप्रीम कोर्ट ने ही पैरा नंबर 30 में ये रिलैक्सेशन चुनाव आयोग को दिया कि इतने कम समय में पेपर ट्रेल मशीन नहीं लाई जा सकती है, नहीं इतने सारे जगह पर नहीं लगाई जा सकती है। इसलिए 2014 के चुनाव में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देने के बावजूद भी पेपर ट्रेल मशीन जिसको लगाए बगैर फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता, ऐसा खुद जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, वो चुनाव बगैर पेपर ट्रेल मशीन के करवाया गया। और इस वजह से हमने जून 2014 को इसके विरोध में अभियान शुरू किया था और उसमें हमने ये चुनौती दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि यदि आप ईमानदारी से चुनाव जीत कर आए हो, और प्रधानमंत्री बोले वो एज पर प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रधानमंत्री बहुत शक्तिशाली होता है, मगर हम कह रहे हैं कि ईवीएम मशीन में घोटाला करके आप चुनाव जीत कर आए हो। आप कहते हो आप ईमानदारी से चुन कर आए हो, हम कहते हैं घोटाला करके चुन कर आए हो, तो हमारे खिलाफ में कहता है करो। ये बात जब हम उस समय कही, उन्होंने हमारे खिलाफ कोई केस दायर नहीं किया, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस दायर किया जा सकता था, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। हमने इन बातों को ध्यान में रखते हुए 2014 के बाद अक्टूबर नवंबर में विधानसभा के चुनाव 3-4 राज्यों में होने वाले थे, बिहार में होने वाला था, एक पंजाब और आसपास होने वाला था और एक महाराष्ट्र में होने वाला था 14 में और 15 में। जैसे इस साल अभी 19 में महाराष्ट्र का चुनाव है, हो सकता है और भी विधानसभा के चुनाव हो, मगर 20 को बिहार में चुनाव होने वाला है, हो सकता है पंजाब में भी चुनाव हो उसी तरह। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने महाराष्ट्र बॉम्बे हाईकोर्ट में, पटना हाईकोर्ट में और चंडीगढ़ हाईकोर्ट में 3 केस दायर किए। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2018 को ईवीएम मशीन को पेपर ट्रेल मशीन लगाने का आदेश दिया कि 18 को लगाया जाएगा, मगर चुनाव आयोग ने 18 को लगाने के लिए 17 को तैयारी करना चाहिए। मशीनें आने के लिए 1-2 साल लगता है, बनाने के लिए लगता है, तो तैयारी उसको 1 साल 1.5 साल पहले करना चाहिए। मगर हमने जो जानकारी इकट्ठा की, हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, चुनाव आयोग ने 18वीं मशीन लगाने के लिए किसी प्रकार की कोई तैयारी नहीं की। इसलिए हमने 2015 को, ये हो गया 2014, फिर 2015 को हमने सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया। 2015 का 2016 में हमने केस दायर किया। 2016 में जब केस दायर किया तो वो केस ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने पेपर ट्रेल मशीन लगाने का आदेश दिया, 2014 में समय नहीं था इसलिए नहीं लगाया, ठीक है,
2017 में भी लगाने के लिए चुनाव आयोग ने किसी प्रकार की कोई तैयारी नहीं की। ऐसा तो कोई सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर नहीं दिया। इसलिए 100% ईवीएम मशीन को पेपर टेल मशीन लगाया जाए, इसके लिए हमने सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया। सुप्रीम कोर्ट ने केस दायर करने के बाद 24 अप्रैल 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बात को स्वीकार किया और स्वीकार करके हमारे पेपर में निर्णय दे दिया और निर्णय दिया कि 2019 का जो चुनाव है वो 100% ईवीएम मशीन को पेपर टेल मशीन लगाकर चुनाव करवाया जाएगा। तो अभी जो 2019 का जो चुनाव है 100% ईवीएम मशीन को पेपर टेल मशीन लगाकर चुनाव संपन्न करवाया जा रहा है। हमारे पास ईवीएम मशीन को पेपर टेल मशीन लगाने के बाद भी ईवीएम मशीन में घोटाला हो रहा है, इसके सबूत थे, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप केस लड़ रहे हैं। हमको अमरावती में एक सबूत मिला था प्रोफेसर राणे का। वो प्रोफेसर राणे जिस बूथ पर वोट डालने के लिए गए थे, उस बूथ पर 0 वोट निकला। इसका मतलब यह है कि पेपर टेल मशीन लगाने से आप वोट किसको डाल रहे हो वो आंखों से दिखाई देता है, ट्रांसपेरेंट है, दिखाई दे रहा है। प्रोफेसर राणे ने वोट डाला, खुद ही कैंडिडेट थे और उनका वोट उनके नाम पर पड़ा है, ये उन्होंने ट्रांसपेरेंट मशीन में, पेपर टेल मशीन में देखा आंखों से। देखने के बाद तसल्ली हो गई कि अब मेरा वोट जो है मेरे नाम पर जमा हो गया। काउंटिंग करने के दौरान पता चला कि वोट जो आंखों से दिखाई दे रहा था वो ईवीएम मशीन में जाने के बाद गायब हो गया, चोरी हो गई, घोटाला हो गया। ये सबूत हमारे पास था कि पेपर टेल मशीन लगाने से केवल ट्रांसपेरेंसी आती है, फ्री एंड फेयरनेस नहीं आता। ट्रांसपेरेंसी का मतलब है दिखाई देता है कि मैंने वोट दिया, मेरा वोट मेरे नाम पर जमा हो गया, आंखों से दिखाई दे रहा, हो गया, ट्रांसपेरेंसी हो गया, पारदर्शिता आ गई। मगर पारदर्शिता आने के बाद पेपर टेल मशीन की काउंटिंग होती नहीं है, काउंटिंग ईवीएम की होती है। काउंटिंग ईवीएम की होती है, इसलिए जो आंखों से देखा कि मेरा वोट मुझे ही मिल गया है, मगर जब काउंटिंग हुआ तो मेरा वोट मुझे नहीं मिला, गायब हो गया। यानी पेपर टेल मशीन लगाने से ट्रांसपेरेंसी आ गई, फ्री एंड फेयर नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 को निर्णय दिया था केवल ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। एक कहा फ्री नहीं हो सकता, एक कहा फेयर नहीं हो सकता, फ्री एंड मुक्त नहीं हो सकता, और एक कहा फेयर एंड निष्पक्ष नहीं हो सकता, और एक कहा पारदर्शी नहीं हो सकता। पेपर टेल लगाने से पारदर्शी हो गया, आंखों से दिखाई देने लगा, मगर फ्री एंड फेयर नहीं हुआ क्योंकि राणे के नाम पर वोट काउंटिंग में नहीं निकला, 0 निकला। राणे के बूथ पर उनका अकेले का ही वोट गायब नहीं हुआ, उसके मिसेज का भी हो गया, और भी दूसरे लोग जो उनको समर्थन देने वाले थे उनका भी वोट गायब हो गया, 0 निकला। 0 निकला, रिटर्निंग ऑफिसर ने लिखकर दिया, लिखकर देने के बाद
एविडेंस हो गया, चुनाव आयोग ने खुद लिख कर दिया कि पेपर टेल मशीन में पेपर सेल मशीन लगाने के बाद भी ईवीएम मशीन में घोटाला होता है, ये रिटर्निंग ऑफिसर ने ही लिख कर दिया। और ये बात हमने सुप्रीम कोर्ट में जो पेपर टेल मशीन का केस दायर किया उस केस में हमने ये लगाया। अब फ्री एंड फेयर वाला जो मामला है, क्योंकि गिनती पेपर टेल मशीन की नहीं होती है, गिनती ईवीएम की होती है, पेपर टेल मशीन लगाया जाता है, मगर गिनती पेपर टेल की नहीं होती है, गिनती ईवीएम की होती है और घोटाला ईवीएम में होता है। तो इस तरह से ये जो अहम बात है, ये जो महत्वपूर्ण बात है, ये बात समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए ये बात आप लोगों को समझाई जा रही है। अब पेपर टेल मशीन लगाने के बाद भी फ्री एंड फेयर नहीं हो सकता। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने 2018 में और केस जो है पेपर टेल मशीन के बारे में, अब ईवीएम मशीन के बारे में नहीं, पेपर टेल मशीन के बारे में केस दायर कर दिया कि पेपर टेल मशीन से जो कागज मित्र पत्र बाहर निकलता है उसकी गिनती होनी चाहिए, और गिनती होनी चाहिए ऐसा ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दिया 8 अक्टूबर 2013 को। हमने नहीं दिया, ये सुप्रीम कोर्ट ने दिया है ऑर्डर। अगर ये ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दिया, इसलिए दिया क्योंकि फ्री एंड फेयर मैन्युअल काउंटिंग करने के बाद ही हो सकता है, इसलिए ये निर्णय किया गया सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 को। जब ये ऑर्डर दिया गया था तो चुनाव आयोग जो चुनाव कंडक्ट करता है उनको ऐसा लगा, ऐसा मेरा मानना है कि यदि कोई आदमी इन केस ऑफ डिस्प्यूट के बाद एप्लीकेशन करता है रिटर्निंग ऑफिसर को और पेपर टेल मशीन ईवीएम मशीन का रिजल्ट अमान्य करता है, मानता नहीं है और डिमांड करता है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार कि हमें पेपर टेल मशीन से निकलने वाला जो कागजी मतपत्र है उस कागजी मतपत्रों की गिनती होनी चाहिए। अगर ऐसी कोई मांग करे तो क्या होगा? मांग करे तो क्या होगा? ऐसा 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट देने के बाद की जो सरकार है वो कांग्रेस की सरकार है। 2013 में कांग्रेस की सरकार थी सेंट्रल में। उन्होंने सोचा कि यदि केस ऑफ डिस्प्यूट सुप्रीम कोर्ट कह रहा है मैन्युअल काउंटिंग होना चाहिए, अगर मैन्युअल काउंटिंग के आदेश के अनुसार अगर कोई आदमी एप्लीकेशन कर देता है तो मैन्युअल काउंटिंग करना होगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। अगर मैन्युअल काउंटिंग होता है तो केंद्र सरकार में बैठी हुई कांग्रेस सरकार और चुनाव आयोग के अधिकारियों ने ऐसा कहा जा सकता है कि सलाह मशवरा किया होगा तो उनको पता चला होगा कि ईवीएम में घोटाला होता है, कुछ होता है। जैसे कागज की गिनती शुरू हो जाएगी पेपर टेल की, ईवीएम के अंदर होने वाला जो घोटाला है वो पकड़ा जाएगा सुप्रीम कोर्ट के
के ऑर्डर की वजह से पकड़ा जाएगा। हम क्या संकट ना होगा, ये तो पकड़ा जाएगा। क्या किया जाए? तो तत्कालीन कांग्रेस सरकार जो 2013 में थी, 8 अक्टूबर 2013 में कांग्रेस सरकार थी और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने प्लान बनाया कि इसको रोका जाए। ये पेपर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया इसको रोका जाए। रोकने के लिए उन्होंने पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में संशोधन किया और संशोधन करने के बाद उन्होंने ये जो हम लोगों ने जो केस दायर किया, इस केस के अनुसार 56C और डी, ये जो रूल को हमने चैलेंज किया, ये जो चैलेंज किया वो रूल उन्होंने बनाया। अभी ये केस हमने दायर किया सुप्रीम कोर्ट में, वो रूल बनाया। उस समय की केंद्र सरकार ने रूल बनाया, कांग्रेस सरकार ने रूल बनाया। और वो रूल पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में डाल दिया गया। स्वाभाविक है कि ये मंत्रिमंडल के अनुमोदन के बगैर नहीं हो सकता, तो मंत्रिमंडल के अनुमोदन से किया गया। लॉ मिनिस्टर इन्वॉल्व है, मंत्रिमंडल इन्वॉल्व है और उस समय का चुनाव आयोग इन्वॉल्व है। तो तीनों ने मिलकर सुप्रीम कोर्ट ने जो 8 अक्टूबर 2013 को निर्णय दिया, इन केस ऑफ डिस्प्यूट मैनुअल काउंटिंग होना चाहिए। इससे ईवीएम का घोटाला पकड़ा जा सकता है। उसको रोकने के लिए पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में संशोधन किया गया। 56C और D ये दो रूल्स में ऐड कर दिए गए और उसके अनुसार उस रूल में क्या प्रावधान किया गया? उसके अनुसार उस रूल में यह प्रावधान किया गया केवल मात्र सेकंड नंबर के वोट जिस पार्टी को है उसी पार्टी को रिकाउंटिंग की, मैनुअल काउंटिंग की मांग करने का अधिकार होगा। अभी देश में क्या हो रहा है? देश में या तो कांग्रेस गठबंधन है या तो बीजेपी गठबंधन है। कांग्रेस गठबंधन है या तो बीजेपी गठबंधन है आमतौर पर। तो कांग्रेस गठबंधन है, बीजेपी गठबंधन है, तो अगर पहले नंबर का वोट बीजेपी को मिलता है तो दूसरे नंबर का कांग्रेस मिलता है। तो रूल बनाया सेकंड नंबर का वोट जिसको पड़ेगा उसी को रिकाउंटिंग की मांग करने का अधिकार है। सेकंड नंबर में या तो कांग्रेस है या तो बीजेपी है। कांग्रेस अगर पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर बीजेपी है। तो हमारे पास रिकॉर्ड अवेलेबल है कि सेकंड नंबर पर या तो बीजेपी है या तो कांग्रेस है, या कांग्रेस गठबंधन की पार्टी है या तो बीजेपी गठबंधन की पार्टी है। उन्होंने कहीं पर भी अधिकार होने के बावजूद भी मैनुअल काउंटिंग की डिमांड नहीं। कांग्रेस के कुछ लोगों ने मैनुअल काउंटिंग की डिमांड करने की कोशिश की पार्टी को, तो पार्टी ने उनको साथ देने से इंकार किया। जो जानकारी हमारे पास है उसके आधार पर बताया, क्योंकि उनको लगा तो टूट जाएगी, घोटाला पकड़ा जाएगा। और ये इतना बड़ा घोटाला है, ये देशद्रोह का मामला है और ये देशद्रोह में बीजेपी कांग्रेस जो है पकड़े जाएंगे, बहुत सीरियस मामला है। तो इसलिए उन्होंने ये रूल फ्रेम किया, ये रूल बनाया। अब ये रूल बनाया और हमारे नोटिस में आया, किसी के भारत में किसी को भी पता नहीं, आज भी पता नहीं।
क्यों पता नहीं है? क्योंकि मीडिया वालों ने इसकी खबर भी नहीं छापी। 8 अक्टूबर 2013 का जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, इसकी खबर आज भी नहीं छापी। 13 में, 14 में, 15 में, 16 में, 17 में, 18 में, 19 में, अभी तक खबर नहीं छापी। और टीवी 9 पर जब मैं गया था और मैं पढ़ के सुना रहा था, उसी समय मुझे उसने कहा कि तो नंगा कर रहा था, तो उसी समय उसने मेरे को टीवी में दिखाना बंद कर दिया। मैंने वो टीवी एंकर को कहा, अरे तुम तो सब गलत सब्जेक्ट पर चला रहे हो, वो समझ में आया तो मुझे नंगा करेगा वहां। तो उसने मुझे दिखाना बंद कर दिया। तो हमारे पास वो भी रिकॉर्ड है, फिर मैं वहां से बीच में यूट करके चला। और ये मैं जानबूझकर किया कि ये दिखाने वाले नहीं है, तो ये एविडेंस क्रिएट करने के लिए, और वो एविडेंस हमारे पास है पहले, वो एविडेंस क्रिएट कर, एविडेंस हमारे पास। अब 56 ये जो केस है, इस केस का हमने 2018 में केस दायर कर दिया। केस दायर कर दिया। केस दायर करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया हमारे केस। क्या फैसला दिया? वो फैसला मैं थोड़ा पढ़ के सुना। फैसला दिया, we are of the view that the present practice of recounting of votes in terms of Rule 56C of the Conduct of Election Rules 61 shall continue. With aforesaid observation, the writ petition shall stand closed. एक, दो, तीन, चार, पांच लाइन लगेगा। पांच लाइन का सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया। जजमेंट जो शब्द बनता है वो कैसे बनता है? सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का कोई भी जज जो है हमारी सुनेगा, हमने जिसके विरोध में केस दायर किया उसकी सुनेगा और लिखेगा इनका कहना ये है, उसके विरोध में चुनाव आयोग है उनका ये कहना है, और दोनों की सुनने के बाद हम जज लोगों का ये कहना, उसको बोलते हैं जजमेंट। जजमेंट इनका इलेक्शन कमीशन का ये कहना है और वामन मेश्राम का ये कहना है या पार्टी का ये कहना है। पार्टी का ये कहना है, चुनाव आयोग का ये कहना है, दोनों का ये कहना है। दोनों का सुनने के बाद हम जज लोगों का ये कहना है। ये 5 लाइन में कोई हमारा कोई नहीं लिखा, चुनाव आयोग का कोई नहीं लिखा, और केवल कहा, क्या कहा कि ये 56C जो रूल है ये कंटिन्यू रहेगा। केवल एक, क्यों रहेगा? हमने कहा ये रूल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये संवैधानिक नहीं है, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है। और आर्टिकल 13 में हम लोगों को, नागरिकों को ये मौलिक अधिकार दिया गया है कि किसी को भी नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने का अधिकार नहीं होगा। केवल सेकंड नंबर के पार्टी को रिकाउंटिंग करने की मांग करने का अधिकार होगा। ये उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस के फेवरेबल रूल बनाया है। अगर बीजेपी चुनाव जीतती है तो कांग्रेस कोर्ट में चुनाव आयोग के सामने रिकाउंटिंग की मांग नहीं करती है। और
बीजेपी चुनाव जीतती है तो बीजेपी की काउंटिंग निकालनी लगती है। ऐसा ये चुनाव में देखा गया। अगर या तो ईवीएम का बीजेपी को फायदा हो रहा है या तो कांग्रेस को फायदा हो रहा है, और किसी को फायदा नहीं हो रहा है। विरोध करने वाली पार्टियां हो सकती है, उनका मुंह बंद करने के लिए दो काम किए गए। नंबर एक, उनको भी ईवीएम में घोटाला करके चुनाव जितवाया, जैसे बीएसपी को 2007 में चुनाव जितवाया, 2012 में उनके पिछवाड़े लात मारा, फिर मायावती 2017 में जब चिल्लाने लगी तुम तो चुप कराएगी, तब तो तुमने नहीं कहा करोगी, तो मुंह बंद करवाने के लिए उनको फायदा पहुंचाया। दूसरा एक फायदा ये पहुंचाया कि इनका रिकॉग्नाइजेशन है नेशनल पार्टी का, वो खत्म होने के बावजूद भी चुनाव आयोग ने कंटिन्यू किया। ये दो फायदे उनको दिए, इस वजह से वो चुप रहते थे, लड़ते नहीं थे। वहां हमेशा लड़ रहा है, वो नहीं लड़ रहे जिनको नुकसान हो रहा है, लड़ना चाहिए था, नहीं लड़ रहे, क्योंकि उनको दो प्रकार के फायदे हो रहे थे। दूसरी एक और बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो गठबंधन में छोटी छोटी पार्टियां कांग्रेस के हैं, वो कांग्रेस के विरोध में जाकर रिकाउंटिंग भी मांग नहीं कर सकती। जो बीजेपी गठबंधन में छोटी छोटी पार्टियां हैं, वो गठबंधन में यानी बीजेपी के विरोध में जाकर मांग नहीं कर सकती। अगर उसको करना है तो बीजेपी को पूछना होगा, सलाह करना होगा, कांग्रेस को पूछना होगा, सलाह करना होगा, उसके लिए वो राजी नहीं हो सकते। तो इस वजह से इसका या तो बीजेपी गठबंधन को फायदा होता है या तो कांग्रेस गठबंधन को फायदा होता है, दोनों को फायदा होता है। इतना सारा भयंकर होने के बावजूद भी और जनता में असंतोष होने के बावजूद भी आंदोलन क्यों नहीं खड़ा हो रहा है, उसका कारण बीजेपी गठबंधन को फायदा होता है, कांग्रेस गठबंधन को फायदा होता है। तो लोग जो बीजेपी गठबंधन या कांग्रेस गठबंधन में डिवाइडेड है, आंदोलन के लिए आदमी बचा हुआ ही नहीं। आंदोलन करने के लिए लोगों में असंतोष है, मगर आंदोलन नहीं हो रहा है सड़क पर, तो उसका कारण ये है। अब सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो 5 लाइन का जजमेंट दिया, जैसा भी मैंने आपको समझाया, जजमेंट किसको बोलते हैं, दोनों की बात को जजमेंट में लिखना होगा। इनका ये कहना है, चुनाव आयोग का ये कहना है। चुनाव आयोग ने हमारा जो केस गया उसका कितना जवाब दिया, 16 लाइन। हमने जो केस दायर किया उसका जवाब कितना दिया, 16 लाइन। और जवाब में जवाब दिया, बिल्कुल नहीं दिया। जवाब में क्या लिखा, पटना हाईकोर्ट का आपने जजमेंट की कॉपी नहीं लगाया और लगा दी। समझ दे रहा है, जवाब नहीं दे रहा है। हमने जो सवाल पूछे, एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया चुनाव आयोग ने, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने चुनाव आयोग के वकील को आर्गुमेंट करने के लिए कहा, तो वकील ने कहा मैं होमवर्क करके नहीं आया। वो वकील ओपन कोर्ट में बोल रहा है मैं तो होमवर्क करके नहीं आया। तो चीफ जस्टिस ने कुर्सी से उठते हुए रिमार्क पास किया, अरे लोग ऐसा कहेंगे कि चुनाव आयोग के पास गधे लोग हैं, वकील नहीं है। ओपन कोर्ट में उसने ऐसा कमेंट पास किया कि गधे लोग हैं, वकील नहीं है। और फिर बाद में ऑर्डर इशू किया चुनाव आयोग के विरोध में। सुप्रीम कोर्ट ने अगली बार वकील को मत भेजना, खुदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर अरोड़ा और उनका दूसरा कमिश्नर जो है डिप्टी कमिश्नर, वो 2 कमिश्नर कोर्ट पे आए। अखबार वालों ने किसी ने भी खबर नहीं चाही, हमारा वकील खुद वहां था सुप्रीम कोर्ट में, उसने मुझे रिपोर्ट किया कि था, मगर किसी अखबार में
किसी अखबार में यह भी खबर नहीं छापी कि सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग की वकालत करने के लिए कोई वकील नहीं है। वकील क्यों नहीं है, यह सवाल मीडिया में खड़ा किया जाना चाहिए था, मगर चूंकि यह खबर ही नहीं छापी कि क्यों वकील नहीं लगाया चुनाव आयोग ने और सुप्रीम कोर्ट ने इनको क्यों बुलाया, उसकी वजह थी, मेरा ऐसा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट के जो वकील है वो चुनाव आयोग को हमारे सवालों के जवाब पूछते होंगे। इस सवाल पूछो, क्या जवाब इसका? तो मैं मुंह नहीं मानेंगे कैसे जवाब पढ़ने, तो जूता पड़ेगा मेरे को। इसलिए चुनाव आयोग की केस लड़ने के लिए कोई वकील खड़ा नहीं हो रहा था, इसलिए चुनाव आयोग को, कमिश्नरों को कोर्ट में हाजिर रहने के लिए ऑर्डर दिया। ये कहा जा सकता है। चुनाव आयोग ने हमारे किसी सवाल का, कमिश्नरों ने भी किसी सवाल का कोर्ट में हाजिर होने के बाद भी कोई बात नहीं दिया, नहीं दिया। तो हमारे वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट को कहा एक्स पार्टी डिसीजन दो, रिकॉर्ड में, मगर जज ने सारा रिकॉर्ड लिए। ओपन कोर्ट में ये जो एग्रीमेंट हुआ, हमारे वकीलों ने एग्रीमेंट किया, एक्स पार्टी डिसीजन देने के लिए क्यों कहा? चुनाव आयोग ने कुछ चुनाव नहीं दिया, नहीं दिया एक्स पार्टी डिसीजन दो, स्वाभाविक है हमारा अधिकार बनता है। मगर सुप्रीम कोर्ट ने हमारे केस में एक्स पार्टी डिसीजन देने के बजाय 21 पार्टी की जो केस थी, उस केस में हमारी केस को क्लब कर दिया, जबकि उनकी प्रेयर अलग है, हमारी प्रेयर अलग है। कानून के अनुसार उसे क्लब नहीं किया जा सकता था, मगर उसे उन्होंने क्लब कर दिया। मेरा एक और भी मानना है कि इसमें हमारे दो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ। एक, जो रूल बनाया उसमें तीसरे पार्टी को, चौथे पार्टी को, पांचवें पार्टी को, किसी और पार्टी को रिकाउंटिंग करने का, मांग करने का अधिकार नहीं। इसका मतलब है इक्वलिटी बिफोर लॉ का उल्लंघन है। समानता का जो मौलिक अधिकार भारत के संविधान ने दिया, उसका मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। ये रूल इस आधार पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ऐसा हमने सुप्रीम कोर्ट को लिखकर दिया और सबूत दिया। अब हमने लिखकर दिया ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, सुप्रीम कोर्ट के जज ने जजमेंट में लिखा, मैं नहीं मानता ये जजमेंट है, उसने लिखा ये रूल कंटिन्यू रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के जज ने ये नहीं कहा ये रूल कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये नहीं कहा, केवल इतना कहा ये कंटिन्यू रहेगा। उन्होंने ये नहीं कहा ये रूल कॉन्स्टिट्यूशनल है, वो ऐसा लिख नहीं सकते, और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ऐसा लिखा जाना चाहिए, उसके पास अथॉरिटी है। हमने प्रूव कर दिया, हमने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिया, हमारे वकीलों ने एग्रीमेंट किया, ये होना चाहिए था, नहीं किया। इससे ये प्रमाणित होता है कि जो आरोप हम कल तक चुनाव आयोग पर लगा रहे थे कि चुनाव आयोग चुनाव में फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव करने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि चुनाव आयोग ही घोटाले में शामिल है, ये जो हम कल कह रहे थे, बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि न्यायालय ने सारे सबूत होने के बावजूद भी हमारे साथ न्याय करने का तर्क नहीं किया। सबूतों के साथ बोलो। और दूसरा है, सुप्रीम कोर्ट ने दूसरा एक फंडामेंटल राइट
8 अक्टूबर 2013 के इसमें कहा द एक्ट ऑफ एक्सप्रेशन, यह आर्टिकल 19 का उल्लंघन है। एक्ट ऑफ एक्सप्रेशन, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अपना विचार भाषण करके अभिव्यक्त कर रहा हूं, मैं अपना विचार भाषण करके अभिव्यक्त कर रहा हूं, मगर मतदाता जब मतदान करने के लिए जाता है तो वो मत देने का एक्शन करता है, भाषण नहीं करता। वो मत देने का एक्शन करता है, भाषण नहीं करता। वो एक्शन में क्या करता है? वोटर्स एक्शन में क्या करता है? 4 कैंडिडेट है, 4 में मुझे फला फला आदमी पसंद है। वो पसंद अपनी किस आधार पर निर्धारित करता है? उसका मैनिफेस्टो मुझे मंजूर है, उसकी विचारधारा मुझे मंजूर है। इसके आधार पर वो अपना कैंडिडेट कौन होगा 4 में वो निर्धारित करता है। इसका मतलब है एक्ट ऑफ एक्सप्रेशन। उसका जो एक्शन है वो एक्शन करके अभिव्यक्त करता है, ये मेरी विचारधारा है। चारों मेरी विचारधारा नहीं है, चारों में ये मेरी विचारधारा है, इसलिए ये मेरा कैंडिडेट है, उसको मैं वोट देता। उसको 8 अक्टूबर 2013 के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने कहा एक्ट ऑफ एक्सप्रेशन। तो एक्ट ऑफ एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये जो मौलिक अधिकार है, एक्सप्रेशन के द्वारा कैंडिडेट चुनने का अधिकार, वोट देकर अपने विचार अभिव्यक्त करके कैंडिडेट चुनने का अधिकार मौलिक अधिकार। ये 2 मौलिक अधिकारों का, एक इम्पेरेटिव लॉ का और एक आर्टिकल 19 का, 2 मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। क्योंकि यहां रोका जा रहा है कि जो लोग अपना कैंडिडेट चुनना चाहते हैं उस कैंडिडेट को चुनने के अधिकार से, मौलिक अधिकार से उसको वंचित करना चाहते हैं। 2 मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है। ये सारी की सारी बातें जो हम लोगों ने लिख कर देने के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में इसके बारे में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। हमारी बात सुनी, चुनाव आयोग ने किसी सवाल का कोई जवाब ही नहीं दिया। जवाब नहीं दिया, बगैर जवाब का सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात मान लिया। ऐसे कैसे हो सकता है? मगर ऐसा हुआ, यह बड़े बड़े जजमेंट की होगी। इस आधार पर हमने संवैधानिक तरीके से इन सारी चीजों का विरोध करने का निर्णय किया और इसीलिए सारे सबूतों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया। सारे सबूतों के आधार पर केस दायर करने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो न्याय मिलना चाहिए था वो न्याय हमें नहीं मिला। इसलिए हमारे सामने आने वाले समय में सारे देश भर में इसके विरोध में हम लोग 2 कार्यक्रम घोषित कर रहे हैं। एक कार्यक्रम सारे देश भर में चुनाव की प्रक्रिया चलेगी, उस दौरान सारे देश भर में जेल भरो आंदोलन होगा। जैसा दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर की जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग में जेल भरो आंदोलन निर्णय लिया गया कि सारे देश भर में जेल भरो आंदोलन करेंगे। उन तारीखों को जल्दी ही पर्चा निकालकर घोषित किया जाएगा और इस तरह से जेल भरो आंदोलन होगा। अब ये तय हो गया कि 2019 के चुनाव में घोटाला करके चुनाव होगा, अब तय हो गया। मैं पहले से बोल रहा हूं कि यदि ये बातें नहीं हुई, और एक हैरान करने वाली बात है, 21 पार्टी के लोगों ने 50% जो पेपर ट्रेल मशीन, हमारा तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आधार पर कहना था, हमारा कुछ कहना नहीं था, हमारा केवल इतना कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, उस ऑर्डर पर चुनाव आयोग अमल नहीं कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट अपने ही ऑर्डर पर अमल करने का काम करे।
हमारा केवल इतना कहना था, सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही कोर्ट ऑर्डर पर अमल करने का काम नहीं किया। हैरान करने वाली बात है, हमने तो ऑर्डर नहीं दिया, ऑर्डर तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया, अपने ही ऑर्डर पर सुप्रीम कोर्ट ने अमल करने का काम नहीं किया। 21 पार्टी के लोगों ने, जिसमें नेशनल लेवल की 6 पार्टियां शामिल है, उन्होंने ये कहा कि हमें आपका ईवीएम मंजूर है, मगर पेपर टेल मशीन से जो कागज निकलता है उसका 50% ईवीएम से जो काउंटिंग होगी मंजूर है, वो काउंटिंग पेपर टेल मशीन से जो कागज निकलता है उस कागज का 50% उससे मिला गया। 8 अक्टूबर 2013 का जो निर्णय है इन केस ऑफ डिस्प्यूट, वो 100% मैनुअल काउंटिंग का ऑर्डर है 8 अक्टूबर 2013 का। मगर चुनाव 21 पार्टी के लोगों ने कहा कि 50% जो ईवीएम मशीन, पेपर टेल मशीन से कागज निकलता है, वो कागज 100% नहीं 50% कागज ईवीएम मशीन के काउंटिंग से मिला किया जाए। ये 21 पार्टी के लोगों का डिमांड था। चुनाव आयोग 1% कर रहा था, एक विधानसभा में 1%, वो 1% का परसेंटेज निकल रहा था 0.00, इसका कोई मीनिंग ही नहीं। और इन्होंने 50% की मांग की, सुप्रीम कोर्ट ने 5% स्वीकार किया। तो सुप्रीम कोर्ट के डिनाई करने का कोई खास वजह हमें दिख नहीं जा रही, मगर चुनाव आयोग ने एक बात कही कि अगर 50% मैन्युअल, 50% पेपर टेल मशीन से निकलने वाला कागज और ईवीएम मशीन से निकलने वाला रिजल्ट, उसको मिलान करने के लिए 6 दिन का समय रिजल्ट के लिए लगेगा। तो इसका मतलब यह है, चुनाव आयोग की बात को सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया। इसका अर्थ होता है कि 6 दिन रिजल्ट को डिले होगा, डिले नहीं होना चाहिए, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने केवल 5% स्वीकार किया। ये उसका नहीं। अब मैं आपको एक फंडामेंटल बात बताता हूं कि चुनाव फ्री फेयर होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए, या मुक्त होना चाहिए, या पारदर्शी होना चाहिए, या जल्दी रिजल्ट मिलना चाहिए। ये 2 सवाल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जल्दी रिजल्ट मिलना, फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट नहीं हुआ तो चलेगा, घोटाला हुआ तो चलेगा, मगर फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहिए, जल्दी रिजल्ट होना चाहिए। तो 5% से कितना घंटा लगेगा? 4 घंटा डिले होगा। अभी ये रिकॉर्ड में बात है कि 5% से काउंटिंग करने से कितना घंटा लेट होगा? 4 घंटा लेट होगा। तो इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की बात को स्वीकार किया कि डिले नहीं होना चाहिए। संविधान निर्माताओं ने चुनाव आयोग को जो ऑटोनॉमस स्टेटस दिया, वो फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव कंडक्ट करने के लिए दिया, जल्दी रिजल्ट लगाने के लिए नहीं। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट का बलि देकर, खासतौर पर फ्री एंड फेयर का बलि देकर जल्दी रिजल्ट लगाने को प्रयत्न किया, जल्दी रिजल्ट लगाने को मंजूरी दी। ये किसी भी आधार पर फ्री फेयर नहीं कहा जा सकता, और जब चुनाव फ्री फेयर नहीं होगा तो इसका मतलब लोकतंत्र की हत्या होगी। और इसीलिए सारे देश भर में हम 2 काम करेंगे। एक तो इस प्रक्रिया के दौरान 7 चरणों में होगा, तो कम से कम 3 बार हम लोग जेल भरो आंदोलन करेंगे सारे देश भर में। और 23 तारीख को रिजल्ट आने के बाद अभी तो क्लियर हो गया कि घोटाला होगा ही चुनाव होगा, और हमने पहले भी बोला था कि अगर घोटाला होगा चुनाव होगा तो बीजेपी चुनाव जीत करा लेगी।
तो 8 तारीख को आप सुनकर हैरान हो जाओगे। 8 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया और 8 तारीख को ओपिनियन पोल वालों ने बताया बीजेपी को 274 से लेकर 279 सीटें मिलेगी। तो ये जो ओपिनियन पोल का जो रिजल्ट उन्होंने दिखाया 8 तारीख को 9 तारीख को, तो इसे कोइंसिडेंस नहीं माना जा सकता। जो ओपिनियन पोल वाले लोग हैं वो 8 तारीख के रिजल्ट की राह देख रहे थे। इसका मतलब यह हो रहा है कि यदि सुप्रीम कोर्ट फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट के हक में फैसला देता है तो ओपिनियन पोल का रिजल्ट अकॉर्डिंगली दिया जाए, और अगर फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट के फेवर में नहीं दिया जाता है तो फिर अकॉर्डिंगली ओपिनियन पोल के रिजल्ट दिया जाए, ऐसा कहा जा सकता है। इसीलिए 8 या 9 को अखबारों में जो ओपिनियन पोल के रिजल्ट दिखाए गए वो बीजेपी को चुनाव जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन सारी बातों का विश्लेषण करने के आधार पर यह कहा जा सकता है, मैंने एक नेशनल पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट को, उन्होंने मुझे 2 सवाल पूछे। एक सवाल पूछा कि आपको क्या लगता है, मैंने कहा बीजेपी चुनाव हार जाएगी। उन्होंने कहा कि आपको क्या लगता है बीजेपी चुनाव हार, मगर ईवीएम मशीन के द्वारा जीत जाएगा। जो सारे देश का मूड है वो बीजेपी को हराने का है, मगर ईवीएम मशीन के आधार पर बीजेपी चुनाव जीत जाएगी। ये बात जिस राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को मैंने बताया, उन्होंने जो 31 पार्टी की जो केसेस सुप्रीम कोर्ट में गए उसमें उनका भी एक मेजर रोल था सुप्रीम कोर्ट में केस दायर करने। मैं उनका नाम अभी इसमें लेना नहीं चाहता क्योंकि अभी तक 21 पार्टी के लोगों ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का जो ऐलान किया, वो ऐलान होने के बाद मैंने बोलने का प्लान बनाया था, मगर वो 8 को उन्होंने किया, 9 को नहीं किया, 10 को नहीं किया, 11 को भी नहीं किया। तो मैंने सोचा भी हमारा कार्यक्रम बहुत ज्यादा डिले नहीं किया जा सकता, इसलिए हमने ये आज ज्योतिराव फुले के जन्मदिन के मौके पर मैं ये अनाउंस कर रहा हूँ कि सारे देश भर में 7 चरणों में से एक चरण हो गया है, तो 3 बार जेल भरो आंदोलन होगा। और ये जो जेल भरो आंदोलन होगा इसके बारे में हम लोगों ने राष्ट्रीय स्तर की मीटिंग में इसको बहुत सारा विचार मंथन किया। उसके बाद 23 तारीख को रिजल्ट आएगा। जैसा मैं पहले कहा कि रिजल्ट क्या होगा, उस हिसाब से मैं कहना चाहता हूँ 24 तारीख को देश रिजल्ट आएगा। 24 तारीख को हम भारत बंद करेंगे इंडेफिनिट, सारे देश भर में संविधान बचाओ संघर्ष समिति के द्वारा इंडेफिनेटली भारत बंद किया जाएगा। और क्योंकि लोगों में बहुत बड़ा असंतोष है और लोग बीजेपी को चुनकर नहीं भेजना चाहते, मगर बीजेपी ही चुनकर आने वाली है, इसलिए और फिर वो लोग इसके बावजूद भी अगर बीजेपी चुनकर आई तो मीडिया वाले क्या कहेंगे, ये भी मैं अभी से बोल देता हूं। मीडिया वाले बोलेंगे बीजेपी की चुनाव जीतने की संभावना नहीं थी, मगर उन्होंने पाकिस्तान पर जो हमला किया इसकी वजह से उनकी लोकप्रियता बढ़ गई और इस वजह से उनको ज्यादा वोट मिला और इस वजह से वो चुनाव जीते। अभी से बता, पहले से बताया ताकि कल दूसरी बात जब जो रिजल्ट आएगा वे बहुत सारे लोग बोलेंगे अरे तो आपने पहले बोला था, पहले बोलते रहता बहुत सारी बातें, बाद में वैसी बातें जो सामने आती है। तो इस तरह से इसके आधार पर वो उसको जस्टिफाई करेंगे कि इसके आधार पर उसको बहुत मिला, ईवीएम में घोटाला करके नहीं, तो उसके आधार पर उसको ये मिला। जबकि पाकिस्तान का जो मामला है वो कब का हवा में उड़ गया, वो तो नरेंद्र मोदी ने अपने भाषणों में जिंदा रखा, वरना तो कब का हवा में उड़ गया, मामला जिंदा है नहीं। उसके आधार पर कोई ये नहीं हो रहा है। नरेंद्र मोदी की सभाओं में लोग जो है उनके ही पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट ने कहा कि हमको लोगों को ले जाने के लिए करोड़ों रुपया दिया जाता है, तब वो पैसे के आधार पर गाड़ी में भरकर हम लोगों को लेके जाते हैं। तो जो लोग जाते हैं वो नरेंद्र मोदी लोकप्रिय इसलिए नहीं जाते, उनको गाड़ी में भरा करके लेके जाया जाता है।
इसके आधार पर ये सारा हो रहा है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि जिनके चुनाव जीतने के चांसेस ना होने के बावजूद भी चुनाव जीतेंगे। दूसरी एक और बात है, कांग्रेस का जो रवैया है वो बीजेपी को हराना चाहते हैं, ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। खास बात कि कांग्रेस बीजेपी को हराना चाहती है, इस तरह का कोई स्ट्रेटेजी कांग्रेस ने नहीं बनाया। इवन बहुत सारे उनके जो मित्र दल है, इवन कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने कहा ये तो बीजेपी की जुर्माने का काम में लगे हुए, और ऐसा बयान एक से ज्यादा पार्टी के लोगों ने किया। इसलिए ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस की रणनीति क्या होगी। जैसा मैं पहले से कह रहा हूं कि कांग्रेस और बीजेपी और कांग्रेस के बीच में समझौता है। 4 और 9 का चुनाव, 2004-2009 का चुनाव घोटाला करके कांग्रेस ने जीता, तो बीजेपी और आरएसएस के बीच में समझौता हुआ। समझौता ये हुआ कि 14 और 19 तुम जीतो, बोला 4 दोबारा हमने जीतो, दोबारा तुम जीतो। तो उसके अनुसार ही अकॉर्डिंगली कांग्रेस बिहेव कर रही है। उसका एक फायदा कांग्रेस को होगा कि उसको ज्यादा सीटें मिलेगी और पार्लियामेंट में मेन अपोजिशन पार्टी जो है कांग्रेस बनेगी, ये उसका फायदा होगा। और फिर 2019 के चुनाव में ये कह सकते हैं कि अब बीजेपी बहुत अनपॉपुलर हो गई है, इसलिए अभी कांग्रेस को होगा। फिर 2024 में ये सारा प्लान बना करके सारा का सारा खेल खेला जा रहा है। तो हम लोगों को लोकतंत्र की हत्या के विरोध में 2 काम करने हैं। एक जेल भरो आंदोलन करना है। मैं सारे देश भर के कार्यकर्ताओं को यह अनुरोध करता हूं कि अपने अपने जगह पर इसकी तैयारी करो, और तैयारी किस तरह से करो, जल्दी ही इंस्ट्रक्शन इशू हो जाएगा और आज से ही तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। और हम लोग सारे देश भर में जेल भरो करेंगे। और 23 के बाद में ये जो 23 के बाद 24 को या 25 को हम लोग इंडेफिनिट भारत बंद क्यों करेंगे? तो चेतावनी देने के लिए करेंगे कि यदि आपने ईवीएम में घोटाला करके चुनाव जीता तो हम इंडेफिनिट भारत बंद करेंगे। इंडेफिनिट भारत बंद करेंगे, ये चेतावनी के तहत इंडेफिनिट भारत बंद करेंगे। ये कार्यक्रम हम लोग चलाने की योजना पर काम कर रहे हैं। इस मौके पर मैं इतना ही कहना चाहता हूं। अगर आप लोगों के कोई सवाल है तो सवाल पूछो, तो फिर मैं उसके बारे में कुछ क्लैरिटी देना चाहूंगा। वैसे तो बहुत सारी बातें मैंने क्लियर करने की कोशिश की है, क्योंकि बहुत सारे टेक्निकल इश्यू है और बहुत सारी बातें इसके अंदर रहस्यपूर्ण बातें हैं, क्योंकि मीडिया ने इसके बारे में जनता को जागृत करने का काम नहीं किया। ये भी अपने आप में एक सबूत है कि एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। दुनिया में षड्यंत्र छुपकर किया जाता है, भारत का मीडिया इसके बारे में चुप बैठा हुआ है। ये इस बात का षड्यंत्र का सबूत होने का जरूर है। धन्यवाद।